निशा और विवेक उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम दोनों तो अपने हॉस्टल जा रहे थे, तभी हमारी नज़र विशिंग वेल की तरफ गई। हमने देखा कि यहाँ कोई सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसे किसी को मरने कैसे दे सकते थे, तो बचाने आ गए, लेकिन सुसाइड करने वाले तो आप निकले। विवेक बार बार इशारा करते हुए निशा को चुप रहने के लिए कह रहा था, लेकिन निशा उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। फिर से अपने लिए सुसाइड शब्द सुनकर अर्नव झल्ला जाता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं यहाँ सुसाइड नहीं कर रहा था। अर्नव का टोन सुनकर निशा को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से अर्नव को घूरने लगती है। क्या निशा अर्नव के गुस्से का शिकार हो जाएगी? और आखिर क्या हुआ था अर्नव के साथ? अगर सुसाइड नहीं कर रहे थे तो यहाँ रेलिंग पर खड़े होकर कुएं की गहराई नाप रहे थे, या फिर ये देख रहे थे कि रेलिंग से दोनों पैर उठाने पर आप नीचे गिरते हैं या हवा में लौटते हैं। एक तो हमने आपकी जान बचाई, और आप? निशा इतना ही कह पाई थी, तभी विवेक उसकी बांह पकड़कर उसे करीब खींचता है और उसके कान में धीरे से कहता है, ये कोई कॉलेज का लड़का नहीं है जो तुम इनसे ऐसे बात कर रही हो। ये IPS ऑफिसर है। अगर गुस्सा हो गए ना तो बैठ ही रहना लॉकअप के अंदर। विवेक की बात सुनकर निशा को याद आता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कौन है। अर्नव गुस्से से निशा को ही घूर रहा था। अगले ही पल निशा का गुस्सा फेक स्माइल में बदल जाता है। सर, मेरा मतलब निशा इतना ही कह पाई थी कि अर्नव उसकी बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद निशा सस्पिशियस चेहरा बनाकर कहती है, विवेक, तुम्हें क्या लगता है ASP सर सुसाइड क्यों करना चाहते हैं? ये सुनकर विवेक अपना सर पीट लेता है। दूसरी तरफ युवराज अपने घर पहुंचता है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। युवराज अपने बड़े से कमरे में आकर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं कि उस मेंशन में जाना खतरे से खाली नहीं है। एक तो पहले भी वो साया कितनी बार उस पर अटैक कर चुका है, और ये कहते ही युवराज खामोश हो जाता है, जैसे उसके दिमाग में कोई बात क्लिक हुई हो। वो शांत होकर अपने बेड पर बैठ जाता है और कुछ सोचने लगता है। अब वो शुरू से अब तक हुए सारे इंसिडेंट्स को एक एक करके याद कर रहा था। सुहानी का शिमला आना, साए का उस पर हमला करना और हर बार सुहानी का बच जाना। कुछ देर बाद युवराज अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। उस साए ने कई बार सुहानी पर अटैक किया है, लेकिन कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। जो भी उस साए की नज़र में आया जिंदा नहीं बचा। तो फिर सुहानी हर बार उससे कैसे बच जाती है? उस रात निशा इसलिए बच गई क्योंकि उसके गले में रुद्राक्ष था, लेकिन सुहानी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। युवराज अपने बेड से उठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल करता है। सामने से एक लड़के की आवाज़ आती है। हेलो मिस्टर दीवान, कहिए। सुहानी शर्मा, सेंट जोसेफ कॉलेज। ओके सर, काम हो जाएगा। लिसन, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। छोटी से छोटी बात भी मिस नहीं होनी चाहिए। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। फ़ोन रखने के बाद युवराज मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मिरर में खुद को देखते हुए वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। युवराज अपनी शर्ट का कॉलर साइड करता है और अपनी गर्दन को देखता है। युवराज की गर्दन पर एक गहरी चोट थी। ये वही चोट थी जो सुहानी को बचाते हुए उसे लगी थी। युवराज उस चोट पर अपना हाथ रखता है और कुछ ही सेकंड बाद अपना हाथ उस चोट से हटा देता है। अब वो चोट युवराज की गर्दन से गायब हो चुकी थी। उसके निशान भी अब उसकी गर्दन पर नहीं थे। इधर युवराज की कार से बाहर निकलने के बाद सुहानी पैदल ही अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी। सुहानी जिस जगह पर कार से उतरी थी वो पूरी तरह से सेफ थी, इसीलिए युवराज भी उसे वहां छोड़कर चला गया था। सुहानी उदास होकर सड़क पर चल रही थी। सुहानी को युवराज का उससे इतनी बातें छुपाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यही सब सोचते हुए वो रोड पर चल रही थी। तभी थोड़ी दूर पर उसे निशा और विवेक दिखाई देते हैं। सुहानी उन दोनों को वहां देखकर चौंक जाती है और उनकी तरफ बढ़ती है। इधर सुहानी को वहां देखकर निशा और विवेक का भी यही रिएक्शन था। सुहानी उन दोनों के पास आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुहानी विवेक की तरफ देखती है। और तुम अपने अंकल के घर से कब आए? मैं बस अभी आया। वैसे निशा और मैं कैफे जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ठीक है, मुझे भी तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। कुछ देर बाद सुहानी, निशा और विवेक एक कैफ़े में चले जाते हैं। निशा मेन्यू कार्ड देख रही थी और विवेक उसकी ऑर्डर करने में हेल्प कर रहा था। सुहानी अभी भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी।
निशा सुहानी के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर कहती है। क्या हुआ मैडम, क्या सोच रही हो? इससे पहले कि सुहानी कुछ कह पाती, निशा आगे कहती है। अरे हाँ, तू मिस्टर रमन मेहरा के घर गई थी ना, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं यार, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इतना कहा कि अगर हम अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो हमें इस महीने की एकादशी को उस विशिंग वेल के पास वाले बंगले, मेरा मतलब सिंघानिया मेंशन में जाना होगा। पद्मिनी सिंघानिया के बंगले में? सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक सुहानी को समझाते हुए कहता है। सुहानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो बंगला पद्मिनी सिंघानिया का है। मैंने सुना है कि विशिंग वेल की तरह वो भी हॉन्टेड है। रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना। यार, तुम दोनों की कोशिशें इतनी डेंजरस क्यों होती है? पिछली बार फिशिंग वेल और अब सिंघानिया मेंशन। तुम्हारे इस इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में एक दिन वो साया हमें मार ही देगा। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी कभी ना कभी हम उस साए का शिकार बन ही जाएंगे। उससे बेहतर है उससे छुटकारा पाने की कोशिश करें। ठीक है, हम वहाँ चलेंगे। सुहानी अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। विवेक और निशा इस बात को नोटिस कर लेते हैं और निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखती है। क्या हुआ सुहानी, जब से हम यहाँ आए हैं तो खोई खोई सी लग रही है। मुझे लगता है कि विवेक का पद्मिनी के लिए शक सही था। ये सुनकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती है और निशा कंफ्यूज हो जाती है। सुहानी, ये तो क्या कह रही है? विवेक का कौन सा शक सही था? मुझे लगता है कि पद्मिनी का उस साए से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। ये सुनकर निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सुहानी, तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। सुहानी निशा और विवेक को आज सुबह ऑफिस में पद्मिनी के बर्ताव के बारे में बताने लगती है। पूरी बात सुनकर वो दोनों भी शॉक्ड रह जाते हैं। यार, मैंने ये तो सुना था कि पद्मिनी का यशवंत दीवान के साथ अफेयर है, लेकिन पद्मिनी युवराज सर के लिए इतनी पोजेसिव क्यों हो रही है? मुझे भी यही लगता था कि पद्मिनी युवराज सर की होने वाली स्टेप मॉम है, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। क्या तुम लोग जानते हो कि पद्मिनी सिंघानिया कहाँ से आई है या उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी? नहीं यार, हमें एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस मैंने सुना था कि वो लंदन से आई है। यहाँ आते ही उसने शिमला की कुछ बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ के अमीर लोगों में शामिल हो गई। उसका बैकग्राउंड क्या है ये तो कोई नहीं जानता। तो ठीक है, सबसे पहले हम पद्मिनी सिंघानिया के बारे में पता करेंगे। वो कौन है, कहाँ से आई है, सब कुछ। मुझे लगता है इसी से हम उस साए के बारे में कुछ और जान पाएंगे। निशा और विवेक भी सुहानी की बात से सहमत होते हैं। ये बातें चल रही थी तभी उन्हें अपने पीछे कुछ लोगों के एक साथ गाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर वो तीनों उसी तरफ देखने लगते हैं। कैफ़े में कुछ लोग अपने एक फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे थे। निशा मुस्कुराकर उस तरफ ही देखती है, तभी उसे कुछ याद आता है और वो एक्साइटेड होकर कहती है, ओह शिट सुहानी, हमें तो तेरी बर्थडे पता नहीं है। तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मुझे मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा 28 जून को हर साल मेरा बर्थडे मनाते हैं। निशा और विवेक सुहानी की बात समझ नहीं पाते। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपना बर्थडे नहीं पता? मेरे मम्मी पापा को भी मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, क्योंकि वो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। सुहानी का जवाब सुनकर निशा और विवेक हैरान रह जाते हैं और अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगते हैं। निशा के हाथ में एक सैंडविच था जिसे वो खाने ही वाली थी, लेकिन सुहानी का सच सुनकर वो रुक जाती है और सैंडविच को अपने मुंह में लिए किसी स्टैच्यू की तरह जम जाती है। विवेक भी सुहानी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे सुहानी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। सुहानी भी उसी स्माइल के साथ उन दोनों को देख रही थी। वो समझ जाती है कि अचानक उसके बारे में ये बात जानकर उसके दोस्त शॉक्ड हैं। वो अपने दाएं हाथ को उन दोनों के चेहरों के बीच में लाकर एक चुटकी बजा देती है। उस चुटकी की आवाज़ सुनकर निशा और विवेक होश में आते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों ने कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे सदमे में क्यों हो? निशा अपना सर झटकते हुए सुहानी से कहती है, सुहानी, अभी अभी तूने क्या कहा? तू अडॉप्टेड है? हाँ। सुहानी की बात सुनकर विवेक अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को चिमटी काटता है। ऐसा करने से उसके हाथ में दर्द होता है और वो अपने उस हाथ को सहलाते हुए कहता है, मतलब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। सुहानी नाम में अपना सर हिलाती है। सुहानी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम एडॉप्टेड हो? कभी ये बात निकली ही नहीं तो याद नहीं आया। और सच कहूँ तो मम्मी पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि मैं अडॉप्टेड हूँ। आज बात निकली है तो मैंने बता दिया।
क्यों? ये जानकर तुम दोनों मुझसे दोस्ती तोड़ने वाले हो क्या? ये कहकर सुहानी हंसने लगती है। तू पागल है क्या? हमारी दोस्ती का तेरे अडॉप्ट होने से क्या लेना देना? हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने वाली। तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे असली मॉम डैड कौन थे? नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं लगभग 7 साल की थी जब मुझे अडॉप्ट किया गया। तो 7 साल से पहले की कोई भी मेमोरी तुम्हें याद नहीं है? मुझे तो अपने बचपन की सारी मेमोरी याद है। अपनी बात पूरी करते ही विवेक उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को नॉर्मल कर लेता है। नहीं विवेक, मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी फर्स्ट मेमोरी ये है कि मैं हॉस्पिटल बेड पर लेटी थी और मेरे सामने मम्मी पापा खड़े थे। इससे पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी अपनी 7 साल पहले की कुछ मेमोरीज याद है। सुहानी कुछ सोचते हुए निशा और विवेक को देखती है, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। निशा और विवेक सुहानी के जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर क्या है सुहानी के पास्ट का राज? क्या युवराज सुहानी के सच तक पहुंच पाएगा? कौन है सुहानी के असली माँ बाप? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।